हेलो एवरीवन, आई एम जागरण तिवारी, स्टूडेंट ऑफ केजीएम लखनऊ। और प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था टेस्ट 04 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 05 के लिए। ओके, ये टेस्ट आपका पीवाईक्यू बेस है, यानी जो क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए थे एग्जामिनेशन में वही सेम क्वेश्चन हैं। टेस्ट पेपर आपका सबमिट हो जाता है एग्जाम सेंटर पे, बट ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आज इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करना और इसको बताना अपना। और लास्ट में हम जो कुछ टेस्ट 04 के कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे या उनका आंसर गलत था उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका बायो से स्टार्ट होता है एंड बायो से डिस्कस करेंगे सबसे पहले। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजी इज एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन आर मैन्युफैक्चर्ड इन। जो एसेंशियल प्रोटीन और लिपिड की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए, वो कौन सा सेल ऑर्गेनल में इनका फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है ये आपका। तो आपके पास ऑप्शन है लाइसोसोम, क्रोमोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, दैट विल कॉल ईआर। ठीक है, और ये आपका दो होते हैं, एक एसईआर होता है और एक आरईआर होता है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और स्मूथ में आपका जो होता है लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम आते हैं। बाकी आपका जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपके ऑर्गेनल्स के सारे फंक्शंस अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम व्हिच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम द सर्टेन डिजीज ऑफ। तो आपके कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? बेसिकली कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम जो डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक है, मदर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए, क्योंकि उसमें सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ और जितने तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बेबी के लिए। तो कौन सी आपके एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है यहाँ पे? तो एंटीबॉडी दैट विल कॉल बी IgA। ठीक है, IgA एंटीबॉडी जो होती है आपकी ये कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज विच इज एन एडिबल अंडरग्राउंड सिस्टम। इसमें से कौन सा एडिबल अंडरग्राउंड सिस्टम आपको बताना है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास है पोटैटो। ठीक है, पोटैटो इज एन मॉडिफाइड अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है? फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हुआ है, जहाँ पे स्टम जो होता है ये आपका मॉडिफाई हो गया है फूड के स्टोरेज के लिए। तो बेसिकली जो पोटैटो होता है ये आपका मॉडिफाइड स्टेम होता है, इसके रूट्स अलग होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज। लैक्टोज के ब्रेक डाउन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, लैक्टेज रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी आपका जो ये पेप्सिन होता है ये प्रोटीन के लिए होता है। लाइपेज किसके लिए होता है? लाइपेज आपका जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो फैट्स होते हैं उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है लाइपेज। और एमाइलेज जो होता है ये आपका स्टार्च, ठीक है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, तो एंजाइम्स के फंक्शन भी याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट इज विच हार्मोन टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। तो कौन सा हार्मोन जो होता है वो आपका स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करने के लिए, और जो बाइकार्बोनेट रिलीज होते हैं आपके यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, वहाँ पे रिलीज होते हैं। तो कौन सा हार्मोन होता है ये? ऑप्शन आपके पास एंजियोटेंसिन, एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर सेक्रेटिन। राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। ये लास्ट चैप्टर जो आपका पढ़ता है बायोलॉजी का क्लास 11th का, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वहाँ पे जितने तरीके के हार्मोन्स दे रखे हैं, जिस पार्ट से रिलीज होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से आप मैक्सिमम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। बॉडी हीट का प्रोडक्शन ये आपका स्केलेटन सिस्टम का काम नहीं होता, ये आपका मसल्स का काम होता है। ठीक है, जब आपका सिवरिंग, ठीक है, कंपन से जो है आपका यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है मसल्स में। ओके, नेक्स्ट इज अमीबा एक्वायर्स इट फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अमीबा जो होता है अपना फूड किस प्रोसेस के तहत लेता है? ऑप्शन है इंडोसाइटोसिस, फोटोसिंथेसिस, प्लाज्मोलिसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस। राइट आंसर विल बी इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत जो अमीबा होता है ये अपने फूड को इंगल्फ करता है। और होता कैसे ये? बेसिकली अगर मान लिया जाए यहाँ पे फूड है और यहाँ पे अमीबा है, ठीक है, अमीबा हो गया, ये धीरे धीरे करके फूड को जो है एक तरीके से सराउंड कर लेता है और फिर उसमें एंजाइम डाल करके डाइजेस्ट करके अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इंडोसाइटोसिस प्रोसेस जो होती है एक तरीके से चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का वर्क होता है और 2 बोन्स यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, तो किस टाइप की कनेक्टिव टिश्यू का यूज होगा यहाँ पे?
इसका जो राइट आंसर होगा आपका लिगामेंट होगा, ठीक है। जो लिगामेंट्स होते हैं ये आपके बोन्स को कनेक्ट करते हैं, टू बोन्स को कनेक्ट करने के लिए आपके पास लिगामेंट होती है। टेंडॉन्स का फंक्शन क्या होता है, टेंडॉन्स जो होते हैं आपके बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, लिगामेंट्स और टेंडॉन्स के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, ठीक है, प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है और किस टिश्यू की वजह से देखने को मिलती है। ऑप्शन है कॉलन काइमा, एरन काइमा, क्लोरन काइमा या फिर स्कैलरन काइमा। राइट आंसर विल बी कॉलन काइमा, ठीक है। कॉलन काइमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। आयरन काइमा क्या होता है, आयरन काइमा जो होता है बेसिकली ये आपका मॉडिफाई करके उसमें बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बायोन्सी जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा कि यहाँ पे तालाब में, ठीक है, वहाँ पे जो वाटर हाइसिन जिसे बोलते हैं, ठीक है, तलाटी जिसे बोलते हैं, वो फ्लोट कर रही होती है। तो बेसिकली वहाँ पे जो टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है वो, ठीक है, आयरन काइमा होता है जिससे बायोन्सी प्रोवाइड करता है, एक तरीके से उसके अंदर एयर फिल होती है। नेक्स्ट इज क्लोरीन काइमा, तो क्लोरीन काइमा आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। एंड डी वाला ऑप्शन है आपके पास स्कैलरन काइमा, जो कि आपका डेड टिश्यू होता है और ये आपका हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। तो फंक्शंस अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन बाय सिंगल प्लांट इज कॉल्ड, सिंगल प्लांट का जो पेरेंट, सॉरी, ठीक है, सिंगल पेरेंट का जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जहाँ पे डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं आपको बताना है, इसमें से एक गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वॉइस चेंजेस, डिक्रीज इन हाइट। हाइट का डिक्रीज नहीं होता, ठीक है, हाइट डिक्रीज नहीं होती, ये आपका रॉन्ग होगा, ओके। नेक्स्ट इज डिजीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इज, इसमें से कौन सा जो डिजीज आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है यानी स्टडी नहीं है। ऑप्शन आपके पास साइफिलिस है, हेपेटाइटिस है, HIV है, गोनेरिया है। राइट आंसर विल बी हेपेटाइटिस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। बाकी आपका साइफिलिस, HIV और गोनेरिया सारे आपके STD हैं, ओके। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट इज, प्लांट में कौन सा ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है, काफ़ी सारे हैं, इसमें आपको बताना एग्जाम्पल्स कौन से हैं। ऑप्शन आपके पास इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर विल बी साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन इज द प्लांट हार्मोन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू दी, ठीक है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी टू हार्ट आता है, और हार्ट में किस पार्ट को आता है ये, तो आपको ये बताना है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपका ये राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। राइट एट्रियम में आपका जो वीना कैवा होती है वो लेकर आती है, और ये आपका राइट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आपका जो होता है ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो पार्ट्स अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में आपके पास एज पिरामिड्स दिखाई जाती है, तो एज पिरामिड जो होते हैं वो क्या शो करते हैं उसमें। तो ऑप्शन आपके पास मेल्स है, फीमेल्स है या फिर दोनों है। तो याद रखना जो एज पिरामिड होते हैं बेसिकली उसमें सेक्स रेशियो दिखाया जाता है, और सेक्स रेशियो में जो होता है आपका ये मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, ठीक है। सेक्स रेशियो होता है आपका एज पिरामिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अगर वो कैरेक्टरिस्टिक है सेक्स रेशियो होता है, और सेक्स रेशियो में आपके पास मेल्स और फीमेल्स दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ पुअर विजन इज ड्यू टू, पुअर विजन या फिर उसका लॉस हो जाना वो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सिंपल क्वेश्चन है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, AB ब्लड ग्रुप जो होता है ये आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ब्लड ग्रुप O जो होता है ये आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, AB ब्लड ग्रुप जो होता है आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, दैट विल कॉल बी एंटीजन A और B, यहाँ पे जो RBC भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। तो इसका रीजन यही है, यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है, तो उतना रिएक्शन के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा, ओके। नेक्स्ट इज पी वेव इन ECG रिप्रेजेंट्स, तो ECG से क्वेश्चन है, यहाँ पे ECG से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, उसे अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पे अच्छे से बता रखा है कि PQRST का क्या मतलब होता है। यहाँ पे पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है ECG में, तो पी वेव आपका जो होता है ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया रिप्रेजेंट करता है। बाकी आपका जो QRS होता है वो आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। नेक्स्ट इज द नोट्स ऑफ रेनवियर इज फाउंड इन, ठीक है, नोट्स ऑफ रेनवियर आपका कहाँ पाया जाता है, तो बेसिकली आपका ये नर्व सेल में पाया जाता है। जब आप देखोगे जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन में स्वान सेल के बीच में आपका जो होता है ये नोट्स ऑफ रेनवियर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द सम माइक्रोब व्हिच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स आर कॉल्ड, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो कोई एक माइक्रोब प्रोड्यूस करता है और वो दूसरे माइक्रोब को किल या फिर उसको रिटार्ड करने में सक्षम होते हैं,
तो वो कौन से सब्सटेंस होते हैं? तो राइट आंसर विल बी एंटीबायोटिक्स, ठीक है, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन डज नॉट पोसेस। सेल मेम्ब्रेन में आपका क्या देखने को नहीं मिलता है? ऑप्शन आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इसका जो राइट आंसर होगा आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आपका जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन में देखने को नहीं मिलता। बाकी आपका प्रोटीन एक तरीके से, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स या फिर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कौन सा सेल ऑर्गेनल आपका जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है? तो बेसिकली आपका ये इसका जो राइट आंसर होगा आपका राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो होता है आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। बाकी जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपके सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। लाइक ईआर हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें से कौन सा मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है? तो ऑप्शन देख रहे हो वहाँ पे 7 साइकिल्स है, एम्पुला है, प्रोस्टेट, बल्ब यूथल है। राइट आंसर विल बी एम्पुला। एम्पुला इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और बेसिकली किसका पार्ट है ये? तो ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वहाँ पे एम्पुला इस्थेमिक रीजन में वहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? तो एक्सोकार्प होता है, इंडोकार्प, एपीकार्प, एंडोस्पर्म। राइट आंसर विल बी एंडोस्पर्म, ठीक है। जो एंडोस्पर्म व्हाइट पार्ट होता है जिसमें फ्लूइड फिल होता है और, ठीक है, जो खाया जाता है व्हाइट पार्ट वो आपका एंडोस्पर्म होता है। बाकी जो अदर पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रफ होते हैं, ठीक है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा आप होगा एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस एंड होते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आपके PYQ हैं जो आपके पूछे गए थे 2024 में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए थे। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन इज द गैस लॉ विच रेट्स द वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है। जितने तरीके के गैस लॉज दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ से बताया गया कि गैस लॉ जो है वो आपका रिलेट कर रहा है वॉल्यूम को, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस को रिलेट करता है मोल ऑफ द गैस से, ठीक है। तो अगर ऐसा गैस लॉ, ठीक है, वो आपका मोल से अगर रिलेट कर रहा है तो आपका अवोगाड्रोस लॉ होता है, ठीक है। उसे हम अवोगाड्रो आएगा जहाँ पे वॉल्यूम को रिलेट किया जाता है मोल से, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो आपका वॉल्यूम होता है वो आपका मोल से रिलेटेड होता है। और ये आपका जो होता है ये अवोगाड्रोस लॉ में आता है। ओके, आपका बॉयल्स लॉ में आपका जो होता है ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। गाय-लुसाक्स लॉ आपका जो होता है ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया जाता है। तो जितने लॉ होते हैं आपके अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गन पाउडर। गन पाउडर किसका मिक्सचर होता है? तो ऑप्शन आपके पास सल्फर है, कार्बन है, पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन अल्कोहल, पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर सल्फर ऑक्सीजन पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर ऑक्सीजन कार्बन पोटेशियम नाइट्रेट। राइट आंसर विल बी फर्स्ट है आपके पास सल्फर, कार्बन और पोटेशियम नाइट्रेट। गन पाउडर बेसिकली जो आपकी, ठीक है, जो गोलियों में यूज़ की जाती हैं, ठीक है, फायर करने के लिए, वहाँ पे जो पाउडर होता है जो कि थर्स्ट प्रोवाइड करता है फायर करके, उसी का मिक्सचर होता है, ठीक है, उसे हम गन पाउडर बोलते हैं। और ये आपका सल्फर, कार्बन और पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कौन से स्टेट ऑफ मैटर के पास जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है, उसे आप और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। ऑप्शन आपके पास प्लाज्मा, लिक्विड, सॉलिड, गैसियस। राइट आंसर इज सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को आप जैसे होता है उससे ज़्यादा आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एथेनॉल का अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता है? तो एथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पे मिलता है हमें CO2 और वाटर, ठीक है। CO2 और वाटर यहाँ पे जो होता है देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। बटर का मेल्ट कर जाना पैन में, ये आपका क्या है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। यहाँ पे मेल्टिंग की बात करी है और बटर अगर मेल्ट कर गई है तो फिर से अगर उसे कोल्ड कर दिया तो फिर से वो सॉलिड में आ जाएगी। तो फिजिकली चेंज हुआ है, केमिकली किसी तरीके का कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और वहाँ पे जो लिक्विड होता है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस शोइंग ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। किसी भी प्रॉपर्टी यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या हो सकता है आपका? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर एटम, मॉलिक्यूल। राइट आंसर विल बी एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टीज हो करती हैं, ठीक है। एटम जो होता है सबसे छोटी प्रॉपर्टीज हो करता है किसी भी सब्सटेंस के लिए, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका एटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज सेम एज द लॉ ऑफ।
जो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, ये आपका क्या होता है, तो बेसिकली जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है जिसमें जो कोई भी कंपाउंड होता है जब ठीक है जोड़ते हैं तो वो एक फिक्स मास यानी कि एक फिक्स रेशियो में जोड़ते हैं, और वही आपका जो होता है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो उसे हम किस तरीके से और भी बोल सकते हैं, तो उसे बोल सकते हैं डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, डेफिनेट कंपोजिशन में जुड़ते हैं, एक रेशियो में जुड़ते हैं, और वो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बनता है। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पीसीज कैरी द मैक्सिमम चार्ज। यहाँ पे कौन सी स्पीसीज जो होती है वो मैक्सिमम चार्ज को कैरी करती है, तो आपके पास ऑप्शन है प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल या फिर हाइड्रोनियम आयन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका अल्फा पार्टिकल। आपने देखा होगा इसके पास कितना चार्ज होता है, ये आपके पास +2 चार्ज होता है। ठीक है, और +2 का चार्ज होता है, बाकी प्रोटॉन के पास होता है +1 का चार्ज होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज होता है ये आपका अल्फा पार्टिकल के पास होता है। क्वेश्चन है द मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 500 ml ऑफ 0.25 मोलर NaCl। यहाँ पे आपके पास मोलरिटी दे रखी है और कितना है 0.25 मोलर दे रखा है। कितने सोल्यूशन में दे रहा है 500 ml, यानी कि इसको आप जब लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 0.5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं करना, फार्मूला लगा दो मोलरिटी का, और मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है ठीक है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि वो आपका मोल्स हो गया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये आपका लीटर में रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो मोलरिटी दिया है कितना 0.25। ठीक है, 0.25 दिया है, और मोल्स को हमने n मान लिया है। वॉल्यूम आपके पास 500 ml है, जब आप इसे लीटर में कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 0.25। ठीक है, और दिस विल इक्वल्स टू 0.125। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी वाला होगा। ठीक है, सी वाला, दैट विल बी 0.125 मोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। मेटल्स जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि मेटल्स जो होती हैं आपके, ठीक है, मेटल्स जो होती हैं आपके बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और जो नॉन मेटल्स होते हैं आपका एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और मेटल्स जो होते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर। नेक्स्ट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटोलाइट। कौन सा मेटोलाइट है, मेटोलाइट क्या होता है जिसके पास ठीक है मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज अ मेटोलाइट। ओके, नेक्स्ट इज फैटी फूड्स बिकम्स रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। जो फैटी फूड्स होते हैं रैंसिड बिल्कुल खराब हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो किस प्रोसेस के तहत होता है, यानी कि क्यों हो जाता है, तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से वहाँ पे जो जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं वो बेकार हो जाते हैं और उनमें स्मेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो होता है ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट इज सिल्वर फॉसिल्स इज यूज्ड फॉर रैपिंग फूड्स। आपने देखा होगा जो सिल्वर फॉइल्स होती हैं, ठीक है, जो सिल्वर फॉइल्स होती हैं इसका यूज किया जाता है रैप करने के लिए फूड को। क्यों करते हैं, तो उसको प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कुछ में जो आपके हीट होता है उसको भी लॉस करने से बचाता है, उसके साथ वो फूड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सुरक्षित होता है। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर इज यूज फॉर दिस। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि सिल्वर की कौन सी प्रॉपर्टी है। सिल्वर तो आपका मेटल है, तो डेंसिटी, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ। राइट आंसर विल बी मैलिबिलिटी। ठीक है, मैलिबिलिटी क्यों, क्योंकि मेटल्स को हम पीट पीट कर एक थिन सीट ऑफ फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल से एकदम पतली सी चादर बना सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी आपकी जो होती है मैलिएबिलिटी को शो करता है। ठीक है, क्योंकि सिल्वर तो आपका मेटल है। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स इट्स ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की जब हीटिंग करते हैं तो वहाँ पे ऑक्साइड बनती है, विच टर्न्स द लिटमस सोल्यूशन ब्लू, जो कि लिटमस सोल्यूशन को जो था वो ब्लू कलर में चेंज कर देता है, शोइंग दैट ऑक्साइड इज। तो यहाँ पे किस तरीके का ऑक्साइड हमें देखने को मिलती है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर एम्फोटेरिक। तो अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट आपके पास जो आता है दैट विल बी Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 जब इसका यहाँ पे हीटिंग करते हैं, ठीक है, तो हीटिंग करने पे यहाँ पे हमको क्या मिलता है Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। ओके, NO2O CO2 मिलता है, यहाँ पे जो हमको ऑक्साइड मिला है दैट विल Na2O। ठीक है, Na2O जब इसका आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं ये आपका NaOH बना देता है। ठीक है, NaOH फॉर्मेशन करता है, और NaOH आपको पता है ये आपका बेसिक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेसिक होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बेसिक होगा। और बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो कि जहाँ पे लिटमस सोल्यूशन जो होता है आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो कौन सी कंडीशन में आपका कन्वर्ट होता है, जब रेड लिटमस आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेसिक कंडीशन होती है, और अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है वो आपका एसिडिक कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ।
तो एक्वा सोल्यूशन अगर एसिडिक का सोल्यूशन है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करता है, और क्यों करता है तो पता होगा कि वहाँ पे आपको जो होता है ये ऑप्शन आपके पास फ्री न्यूट्रॉन्स, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। राइट आंसर विल फ्री आयंस, ठीक है, फ्री आयंस जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से जो होता है आपको ये काफ़ी गुड कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट एंड बीज, ठीक है, स्टिंग ऑफ आंट और बीज में किस तरीके के यहाँ पे एसिड पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास मेथोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर बोथ ए एंड बी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका बोथ होगा। मेथोनिक एसिड क्या होता है, मेथोनिक एसिड बेसिकली वही आपका फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, मेथोनिक एसिड IUPAC नेम है और फॉर्मिक एसिड जो होता है आपका ये कॉमन नेम है, ठीक है, तो दोनों सेम ही एसिड है, और ये आपके जो होता है ये एंड्स और बीज के स्ट्रिंग्स में पाए जाते हैं, जो कि आपके डिफेंस के लिए वो इस्तेमाल करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली में कौन से यहाँ पे एलिमेंट यूज किया जाता है। बेसिकली आपके पास ऑप्शन है सल्फर है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन, कार्बन है, तो इसका आंसर होगा आपके पास डी, कार्बन, ठीक है, कार्बन को जो है यहाँ पे यूज किया जाता है पेट्रोलियम जेली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली नॉट मेटालिक, ठीक है, जनरली नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर बट कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है आपका ये न्यूट्रल नेचर का होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना ये आपका न्यूट्रल नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं आपके सोल्यूबल होते हैं वाटर में, सोल्यूबल होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, क्यों करते हैं ऐसा, ड्यू टू फ्री ऑफ, ठीक है, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं आपके ये बेसिकली फ्री आयंस, ठीक है, फ्री आयंस की वजह से यहाँ पे जो होता है ये कंडक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड, जहाँ पे कार्बोनेट ओर, ठीक है, जो कार्बोनेट ओर होती है उसको काफी ज़्यादा स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ O2, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, और उसे हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपकी कौन सी प्रोसेस में आती है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, स्मेल्टिंग। राइट आंसर विल बी ये आपका कैल्सिनेशन में आता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, जहाँ पे जो कार्बोनेट होता है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसके बाद वहाँ से मेटल्स का निकालने का काम करते हैं। अगर रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग में आपके पास जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, ठीक है, जहाँ आपका सल्फेट होता है, तो याद रखना रोस्टिंग में आपका सल्फाइड हो आता है, और कैल्सिनेशन में आपके पास कार्बोनेट हो आता है। रोस्टिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन अब्सेंस होती है, ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद इन अ लेयर। गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में हम जो आयरन की कोटिंग करते हैं, और किस एलिमेंट का यूज़ करते हैं वहाँ पे कोटिंग के लिए, तो हम यूज़ करते हैं जिंक का, ठीक है, जिंक का यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, जंग से बचाने के लिए वहाँ पे हम इसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं और जिंक का यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज यहाँ पे किस चीज़ का पॉलीमर है, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो सेलुलोज जो होता है ये आपका बेसिकली ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है, सेलुलोज जो होता है आपका ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अगला क्वेश्चन है which property of metal is used for the making bells and string of musical instrument like sitar and violin। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है मेटल्स की जो कि आपका बेल्स और स्ट्रिंग्स बनाने के लिए यूज की जाती हैं। तो मेटल्स की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से ये प्रॉपर्टी आपको बतानी है। तो आपके पास ऑप्शन है मेलेबिलिटी, सोनरस, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, दैट विल सोनरस, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ये आपका ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो होती है यूज की जाती है फॉर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उनके उसको बनाने के लिए जो होता है यूज की जाती है। तो ये थे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो आपने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, काफी सिंपल इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्वेश्चन। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिक्स इज द साइज ऑफ एन एयर बबल राइजिंग इन वाटर। एक एयर बबल है जो कि वाटर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, और उसका साइज जो है क्या होगा, उसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन आपके पास डिक्रीज, इंक्रीज, या फिर रिमेन्स द सेम, या फिर मे इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर वो बबल वाटर के अंदर है तो आपको पता होगा कि वाटर के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है, काफी ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है चारों तरफ से। लेकिन जब वो सरफेस पे आ रहा होगा तो प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज करेगा उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये आपका बॉयल्स लॉ है, जहाँ पे आप देखोगे अगर प्रेशर डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका जो इस तरीके से जो आंसर होगा आपका ये, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, बबल का जो साइज होगा वो इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन ए स्ट्रीम ऑफ रिवर वाटर फ्लो ओवर स्टोन्स मेकिंग देम राउंड एंड स्मूथ, ठीक है। नदियों में जो पानी बह रहा होता है और उसको जो कंकड़ होते हैं चल रहे होते हैं उसके साथ साथ वो भी घूमते रहते हैं,
और इसी वजह से वो एकदम राउंड हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ शेप आ जाता है उनका। तो रीजन क्या होता है, आपके पास ऑप्शन है रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन या फिर विस्कस फ्रिक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोल कर करके जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, घर्षण लग रहा होता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और उसी वजह से रोल कर करके उनका जो शेप होता है वो रोलिंग हो जाता है, नहीं कि ठीक है, गोल कलर का हो जाता है, गोल हो जाता है, और ये आपका देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन सा फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड जो होता है ये ट्रेवल कर सकता है, मीडियम आपको बताना है क्या है। ऑप्शन है गैस, सॉलिड, लिक्विड या फिर तीनों। तो राइट आंसर विल बी डी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों जगह से जो होती है वो साउंड ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस 20 वाइब्रेशंस इन 10 सेकेंड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बतानी है, आवृत्ति बतानी है। अगर कोई बॉडी, ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी है और वो 20 वाइब्रेशन 10 सेकंड के अंदर कर रहा है, तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बतानी है क्या होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है आपने देखा होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कैलकुलेट करोगे, और तो कितना आपके पास वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन 20 है और टाइम कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो कैलकुलेट करने पे यहाँ पे आ गया है 2 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, और राइट आंसर विल बी बी, 2 हर्ट्ज विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 220 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव की, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है आपका ये वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी 220 मीटर पर सेकंड दे रखा है और टाइम आपका 2 सेकंड का दे रखा है, ठीक है। तो 220 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 440, ठीक है, 440 मीटर पर सेकंड यहाँ पे जो होता है आपका, बेसिकली यहाँ पे किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो किलोमीटर में आंसर आएगा, और ये आपका नहीं मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 440, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो यूनिट एक बार ध्यान से देख लेना, किलोमीटर में दिया है या फिर मीटर में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द यूनिट ऑफ द लेंथ एंड फोर्स इज इंक्रीज 4 टाइम्स, यहाँ पे बात करें कि अगर लेंथ की और फोर्स की यूनिट हमने 4, ठीक है, 4 गुना बढ़ा दिया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। अब बताना है कि एनर्जी के यूनिट पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एनर्जी से रिलेट करना आपको, तो यहाँ पे आपको खुद, ठीक है, खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला है जो आपका फोर्स, लेंथ और एनर्जी को, तीनों को जो है यहाँ पे रिलेट कर रहा है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा जो कि आपका होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फार्मूला आपने देखा होगा, वर्क डन जो होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन बेसिकली आपका एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी किसकी यूनिट होगी, वर्क की हो जाएगी। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे ये फार्मूला जो है बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से बैठ रहा है। तो वर्क डन आपका क्या होगा, एनर्जी हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर फोर्स को 4 टाइम्स बढ़ा दिया और लेंथ को भी 4 टाइम्स बढ़ा दिया, लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट आपका, तो अगर ये दोनों फोर्स टाइम बढ़ गए, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 16 टाइम्स, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा आपका ये 16 टाइम्स जो था वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंक्रीजेस 16 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टू बल्ब वन ऑफ 200 वाट एंड अदर इज 100 वाट कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है 100, ठीक है, वोल्ट बैटरी के साथ, विच बल्ब विल बी मोर ब्राइटेस्ट, ठीक है, कौन सा बल्ब आपका ज़्यादा तेजी से ग्लो करेगा। तो आपको ये बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे सीरीज दिया है, ठीक है। तो सीरीज दिया गया यानी कि अगर देखा जाए, डायग्राम बनाया जाए, यहाँ पे ये बल्ब हो गया, फिर यहाँ पे ये बल्ब हो गया, और ये आपका 100 वाट, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, 100 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब करंट यहाँ पे सेम होगा, वोल्टेज जो था वो आपका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपने देखा होगा इसके लिए यहाँ पे ठीक है, रजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आपका देखोगे, ये आपका वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है, रजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन पी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसके पास है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसके पास है, सबसे कम रेजिस्टेंस किसके पास है। तो आप यहाँ पे देखोगे वोल्टेज यहाँ पे 100 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, 100 वोल्ट दे रखा है, टू द स्क्वायर अपॉन पावर, ठीक है, पावर यहाँ पे आपका 100 आएगा। और सेम चीज़ वहीं आपके दूसरे के लिए अप्लाई होती है, रेजिस्टेंस दैट विल बी, और दूसरे के पास भी 100, ठीक है, वोल्ट है, कनेक्टेड है, पावर जिसकी जो होती है वो 200 वाट है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बेसिकली आप देखोगे तो 100, ठीक है, छोटा है 200 से। तो सिंपल सी बात है, R1 जो होता है ये आपका, ठीक है, फर्स्ट वाला उसका रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होगा।
तो R1 का रेजिस्टेंस जो होता है ये आपका एक तरीके से मान लीजिए, ठीक है, R1 का जो रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा R2 से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इसका जो एक दूसरा फार्मूला भी आता है पावर कैलकुलेट करने का, P इक्वल टू, ठीक है, तो आपका क्या आता है, एक दूसरा फार्मूला जो होता है आपका ये होता है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर अपान आर, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर। और आपने देखा कि रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, तो वो आपका ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा था, 100 वॉल्ट बल्ब का ज़्यादा था, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था। और करंट क्यों नहीं, करंट यहाँ पे सेम होगा क्योंकि आपका सीरीज है, ठीक है, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंस करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पावर इक्वल टू करंट सेम हो गया, और रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसकी पावर भी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा ब्राइटर, ठीक है, तो मोर ब्राइटर विल यू ग्लो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 100 वाट बल्ब, ठीक है, जो 100 वाट बल्ब होगा वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी उसमें से 3-4 आपसे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन का जो था फॉर्मूला आप एक तरीके से यहाँ पे एग्जांपल पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ट्रेन, ठीक है, ट्रेन अगर ट्रेवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है वो आपका वन डायमेंशनल मोशन का होगा। बाकी आप ऑप्शन देख लो, अदर है लाइक लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट या फिर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, मोशन ऑफ व्हील्स, ये सारे आपके डायमेंशनल या फिर राउंडिंग मोशन करते रहते हैं, उसमें आता है आपका ये। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम इलास्टिसिटी फाउंड इन, सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा होता है आपका, रबर, स्टील, सिल्वर, ग्लास। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्टील होगा, ठीक है, स्टील जो था ये आपका सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी शो करता है। इसमें कंफ्यूज ना होना कि रबर ज्यादा इलास्टिसिटी शो करता है, नहीं, ठीक है, स्टील जो था ये मोर इलास्टिक शो होता है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक मोटर वाइंड्स 200 टन्स ऑफ अ थिन कॉपर वायर ऑन अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ, जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और टाइम कितना है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर 200 मीटर टन का जो थिन कॉपर वायर है उसको हम 10 सेंटीमीटर डायमीटर के रॉड वाइंड कर देते हैं। अब आपको बताना है उसकी लेंथ क्या होगी अगर इसको हम 1 सेकंड के लिए करते हैं, ठीक है, फॉर 1 सेकंड। तो ये आपको बताना है। तो इसका पता होगा आपका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो सर्कमफ्रेंस आपको पता होगा कि रॉड का कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। और बेसिकली यहाँ पे रेडियस है और हमको डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर को रेडियस करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल कम टू 5, ठीक है, 5 आपका जो है ये डायमीटर होगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि 200 टन आपका 2 सेकंड में है, हमसे 1 सेकंड का पूछा गया है, तो 1 सेकंड के लिए आपका कितना हो जाएगा 100 टन, ठीक है, 100 टन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है 100 इंटू 2 पाई इंटू 5, 5 टू द 10, और ये आपका 1000 पाई हो जाएगा। और 1000 पाई या बेसिकली आपका जब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और ये आपका 10 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी 10 पाई, ओके, 10 पाई आपका जो होता है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस हीट एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज स्टॉप्स, ठीक है, दो बॉडीज के बीच में अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और वो स्टॉप हो जाता है, कब स्टॉप होता है, जब, ठीक है, व्हेन बोथ बॉडी अटेन द सेम टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, मास या वॉल्यूम। राइट आंसर विल बी टेम्परेचर, ठीक है, जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसके बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है वो रुक जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ होल्ड्स फॉर द आइडियल गैस, किस लिए होल्ड करता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ आपको पता होगा कि ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो कौन से प्रोसेस के लिए यहाँ पे होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है। तो राइट आंसर विल बी सी आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और बॉयल्स लॉ भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। अगला क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज इक्वल टू द 330 केल्विन विच इज इक्वल टू द, यानी एक मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वैक्स का जो होता है आपके 330 केल्विन के बराबर होता है, और इसे आपको डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है 273 केल्विन होता है, इसके बाद यहाँ से जो होता है अगली जो ऊपर जाएगा वो आपका डिग्री सेल्सियस ही होता है, ओके। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है 330 केल्विन, तो 330 केल्विन माइनस 273 करोगे आप, तो जो भी आएगा आपका वो, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में आएगा, और यहाँ पर 57 डिग्री आता है। तो राइट आंसर विल बी 57 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट इज द ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो क्यों होता है, तो स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से जो आसमान का कलर जो होता है नीला होता है वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है, बेसिकली आपका ये, ठीक है, जो वेव्स होती हैं इस तरीके से चलती हैं,
तो क्रस्ट और ट्रफ आपको बताना है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो राइट आंसर विल बी वेवलेंथ। ओके, अगला क्वेश्चन है द फ्रिक्शन इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। एक फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, उसके जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा फ्रिक्शन वहां पे हमें देखने को मिलता है, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कस फ्रिक्शन जो होता है ये आपको देखने को मिलता है विस्कोसिटी की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस स्टेडली विद टाइम, ठीक है, उस तरीके का ऑक्सीलेशन जहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होता है। ये आपका कौन सा ऑक्सीलेशन में आता है, ये आपका डैम्ड ऑक्सीलेशन में आता है। बेसिकली जब आप किसी चीज को पकड़ कर, ठीक है, छोड़ देते हो तो धीरे धीरे करके देखो अपने यहाँ पे मेन पोजीशन पे वापस से आ जाता है। तो वहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा होता है, और ये आपका डैम्ड ऑक्सीलेशन का एग्जाम्पल होता है। ओके, नेक्स्ट इज वन स्प्रिंग और रबर बैंड इज रिलीज, जब उसे रिलीज किया जाता है तो आपका जो कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आप किस चीज में कन्वर्ट होती है, तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम रिलीज करते हैं उसको। अगला है व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, जब किसी सिस्टम पे जो टॉर्क हो रहा था वो एक्ट करके जीरो होता है, तो इसमें से कौन सी चीज आपका कांस्टेंट होता है। अगर टॉर्क यहाँ पे जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये आपका कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और क्या नाम है उसका, तो उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विंड्स एंड वेव्स आर यूज्ड बाय द टर्बाइंस, जो विंड्स और वेव्स होती हैं ये टर्बाइंस द्वारा यूज की जाती हैं, और किस यूज की जाती हैं, बेसिकली टर्बाइन में क्या सिस्टम से चलता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या फिर काइनेटिक को इलेक्ट्रिकल में, या फिर पोटेंशियल को एनर्जी, या फिर पोटेंशियल को इलेक्ट्रिकल में। तो जो राइट आंसर होगा आपका मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि टर्बाइंस घूमना स्टार्ट कर देते हैं जब भी वहाँ पे विंड या वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज प्रेशर वैरी व्हेन वी कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन टू द टॉप सी लेवल। ठीक है, अगर हम माउंटेन से सी लेवल पे आते हैं तो प्रेशर कैसे वेरी करता है, तो बेसिकली आपको पता हो कि माउंटेन्स पे जो होता है वो प्रेशर काफी ज़्यादा डाउन होता है। ठीक है, प्रेशर वहाँ पे डाउन हो जाता है, सी लेवल पे प्रेशर इंक्रीज करता है, तो सी लेवल पे आपका प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन बॉल फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, जब एक बॉल जो होती है वो ग्राउंड की तरफ गिरती है तो उसकी वेलोसिटी में कैसा चेंज आता है, क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, या फिर रिमेन कांस्टेंट। तो आपको पता होगा कि जब कोई बॉल जो होता है वो फ्री फॉलिंग स्टेट में आता है तो एक्सेलरेशन डाउन द ग्रेविटी लग रहा होता है, और अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है तो वेलोसिटी सिंपल सी बात है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होती है जब हम डाउन द ग्राउंड कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो ये थे आपकी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ से ठीक है आपने देखा कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए हैं फिजिक्स से, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए थ्योरी है। ठीक है, पहले थ्योरी कवर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप न्यूमेरिकल का ठीक है कोशिश करिए। अब हम बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर आपको बताना कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो आपको पता होगा यूनिवर्सल डोनर जो होता है आपका ये, ठीक है, वो ब्लड ग्रुप होता है, ये आपका यूनिवर्सल डोनर में आता है। ए बी जो होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट में आता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच कितना होता है, तो ये आपका 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में वैरी करता है, ये नॉर्मल पीएच होता है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल। बाइल का प्रोडक्शन कौन सा ऑर्गन करता है, तो याद रखना बाइल का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका लीवर करता है। स्टोरेज का काम और कंसंट्रेशन का काम जो होता है ये आपका गाल ब्लैडर होता है। ठीक है, प्रोडक्शन का काम लीवर का होता है, और स्टोरेज और कंसंट्रेशन करना उसका वो आपका गाल ब्लैडर का काम होता है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट द मेथड ऑफ रिमूविंग एक्सेस सिक्रीशन फ्रॉम द माउथ। जो एक्सेस सिक्रीशन बन रहा होता है माउथ में, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो उस केस में जो होता है वो आपका कैसे निकालोगे, तो ऑप्शन आपके पास अर्ली मोबिलाइजेशन, आइसोलेशन, सक्शन, या फिर बेड बाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सक्शन। ठीक है, सक्शन का यूज करके हम वहाँ पे जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसको जो एक्सेस सिक्रीशन होता है उसको रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच एंटीबॉडी क्रॉसेस द प्लेसेंटा। यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी जो होता है ये आपका प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, दैट इज IgG। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है आपका प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। नेक्स्ट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, तो ये आपका नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेक्स्ट इज टोटल मॉर्बिडिटी इज डिटरमाइंड बाई। जो टोटल मॉर्बिडिटी होती है तो कैसे डिटरमाइन की जाती है, तो आपके पास ऑप्शन है सेंटिनल सर्विलांस, एनुअल सर्वे, एक्टिव सर्विलांस, या फिर पैसिव सर्विलांस। तो इसका जो मोर करेक्ट आंसर जाता है वो आपका एनुअल सर्विलांस हो सकता है। ठीक है, एनुअल सर्वे जो होता है ये होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इस वाले क्वेश्चन में कि
किस तरीके से मॉर्बिडिटी यहाँ पे निकाली जाती है, बट मोस्ट करेक्ट जो होता है यहाँ पे एनुअल सर्वे होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसे चेक कर लेना क्वेश्चन को एक बार। नेक्स्ट इज डिजीज विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी फ्रॉम द बर्थ, ठीक है, जो बर्थ से ही वो डिजीज प्रेजेंट होती है बॉडी में, तो आपको बताओ उसे हम कंजेनाइटल डिजीज बोलते हैं, यानी कि जन्मजात बीमारियां होती हैं वो। नेक्स्ट इज देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स हु ट्रीट ओल्ड पीपल, ठीक है, वो ओल्ड पीपल का जो होता है वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये कौन से डॉक्टर बोलते हैं, तो आपके जेरियाट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जेरियाट्रिशियंस बोलते हैं, वो आपके ओल्ड पीपल से डील करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यहाँ पे टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है आपका, ऑप्शन है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो याद रखना जो आपका टर्सरी लेवल में आता है वो आपका डिसेबिलिटी लिमिटेशंस, बेसिकली जब आप ठीक है डिजीज पढ़ोगे तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लेवल के प्रिवेंशन होते हैं, तो आपका जो इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है, जो उसमें वैक्सीनेशन आती है वो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपको डिजीज हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और वहाँ पे दवाई चलती है आपकी जिसे खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, और वो आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। टर्सरी प्रिवेंशन जो होता है आपका लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे ठीक है बीमारी बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से बेकार हो चुकी होती है, और वहाँ पे आपको एक तरीके से ऑर्गन का डिसेबिलिटी होने स्टार्ट हो जाती है, और उसको लिमिट यानी उसको बचाने के लिए हम जो तो वहाँ पे टर्सरी लेवल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो टर्सरी लेवल में आपका डिसेबिलिटी लिमिटेशंस आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेस्ट प्रोसीजर फॉर द ट्रीटमेंट नोन एज अ पॉइजनस स्नेक बाइट, ठीक है, अगर वहाँ पे स्नेक बाइट का केस आता है तो कौन सा बेस्ट प्रोसीजर रहेगा उस समय के लिए। आपके पास ऑप्शन है कीप द विक्टिम काम, कीप द बाइट लोकेशन लोअर देन द हर्ट, गेट मेडिकल हेल्प। ये आपका ऑप्शन जो होता है ये सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, जहाँ पे विक्टिम को बिल्कुल काम रखना है, ठीक है। आइडल कंडीशन में एक बात आ रहे हैं, ठीक है, आइडल कंडीशन में आपको विक्टिम को बिल्कुल काम रखना है। ज़्यादा अगर घबराहट होगी या वो भागने की कोशिश करेगा तो सर्कुलेशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और सर्कुलेशन जितना ज़्यादा तेजी से होगा उतना ज़्यादा वो जहर होता है सांप का वो बॉडी में फैल जाएगा, और जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होगी वो और ज़्यादा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली और कीप द बाइट लोअर, जो आपका ठीक है पोर्शन होता है उसको हार्ट लेवल से नीचे रखना है, जिससे ठीक है सर्कुलेशन थोड़ा डाउन रखा रहे, और मेडिकल हेल्प जितनी जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी लेना है, ओके। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द, बैलेंस ऑफ द बॉडी किस ऑर्गन से यहाँ पे कंट्रोल होता है, तो बेसिकली आपका ये सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम आपका जो होता है यहाँ से कंट्रोल होता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज द कॉमन कॉज ऑफ डायरिया, डायरिया का कॉमन कॉज क्या है चिल्ड्रंस में, ये आपका रोटा वायरस, ठीक है, रोटा वायरस जो होता है ये आपका कॉमन कॉज करता है डायरिया के लिए। नेक्स्ट इज द लाइट ऑफ विच कलर यूज टू ट्रीट द न्यूनेटल जॉन्डिस, जॉन्डिस बेसिकली कब बढ़ता है जब आपके बॉडी में बिलिरुबिन जो आपका मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से एलोइस कलर जो होता है ये आपका बॉडी में दिखना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है न्यूनेटल जॉन्डिस के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू लाइट, ठीक है, ब्लू लाइट का यूज़ करके हम वहाँ पे जो है इसका यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस के लिए, ओके। नेक्स्ट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80 mmHg जाता है। अगला क्वेश्चन है द परमानेंट हार्डनेस फॉर द वाटर इज नॉट ड्यू टू, परमानेंट हार्डनेस नहीं है, ये बेसिकली क्वेश्चन आपका जो ठीक है केमिस्ट्री में हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ता है वहाँ से है, और वो चैप्टर आपका इस समय हटा दिया गया है, तो मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे अब, बट ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि परमानेंट हार्डनेस जो होता है वाटर का किसकी वजह से नहीं होता, तो नाइट्रेट्स और सल्फेट्स की वजह से होता है, कार्बोनेट्स की वजह से नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी वाला होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से आपका जो है परमानेंट हार्डनेस नहीं होता। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग द सेट ऑफ डिजीज काज्ड बाय द मस्क्यूटो, आपको बताना है यहाँ पे दिए गए ठीक है सेट ऑफ डिजीज हैं जो कि आपके मस्क्यूटो कॉजिंग होते हैं, मस्क्यूटो एज अ वेक्टर यहाँ पे कॉज करता है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बी जा रहा है, यानी कि चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जो होते हैं ये सारे आपके जो होते हैं इंसेक्ट वेक्टर होते हैं, यानी कि बेसिकली मस्क्यूटो यहाँ पे जो होता है वेक्टर होता है इसके लिए, ओके। नेक्स्ट किस कुछ अदर फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, आपको बताएं यहाँ पे कि कौन सा सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास हाउसिंग हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट, फैमिली साइज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म लेने पर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी ये मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब उसके पास इकोनॉमिकली कितना पावरफुल है या फिर सोशली कितना पावरफुल है, तो किससे डिटरमाइन करते हो आप, उसका घर कैसा है, ठीक है, वो कितना पढ़ा लिखा है, फैमिली साइज कितनी बड़ी है छोटी है, ठीक है, उस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इसका सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या हो सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, तो आपको पता होगा लाइकन्स जो होते हैं आपके इंडिकेटर होते हैं एयर पोल्यूशन के। किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन कौन आती हैं आपके पास, जो वैक्सीन बनाई जाती हैं बेसिकली वो लाइव वैक्सीन भी होती हैं या फिर उसमें किल्ड बैक्टीरियल डाल रखा होता है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वैक्सीन जो है यहाँ पे किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है, तो ऑप्शन आपके पास BCG, डिप्थीरिया, पर्टुसिस या फिर टिटनेस, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये आपका जो ठीक है पाइटोसिस होता है, ये आपका किल बैक्टीरियल वैक्सीन जो होती है यहाँ से, ठीक है, इसका यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ हर्बीसी, जिसे कब्रिस्तान बताया जाता है। तो आपका जो होता है, ये आपको पता होगा स्प्लेन, ठीक है, स्प्लेन जो होता है इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ हर्बीसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है शेप ऑफ द आई, ठीक है, आई का शेप कौन मेंटेन करता है। तो आपने पढ़ा होगा आई के बारे में, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि एक्वस ह्यूमर होता है और विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर तो आगे होता है आपका, विट्रस ह्यूमर जो होता है ये आपका बीच में होता है, और जो विट्रस ह्यूमर होता है ये आपका यही मेंटेन करके रखता है, ठीक है। बेसिकली आपका जो आई होता है ये आई बॉल होता है, ठीक है, गोल कलर का, और इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है। तो बेसिकली जो फ्लूइड होता है वो आपके स्ट्रक्चर के तरीके से आई को मेंटेन करके रखा होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर विट्रस ह्यूमर होगा। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन टू चिल्ड्रन, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है छोटे बच्चों को, तो वो क्यों दी जाती है। ऑप्शन आपके पास हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट या फिर रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो किस लिए दी जाती है, बेसिकली उसको दी जाती है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है, ठीक है। किसके लिए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए, और ये आपका पोलियो के लिए दी जाती है, पोलियो के लिए स्पेसिफिकली उसके लिए प्रोटेक्ट करते हैं पोलियो से। नेक्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस, किस तरीके से वहाँ पे क्या होता है। तो जो आपका एल्वियोलाई होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे आपका ठीक है ब्लड होता है, और वहाँ से ब्लड के साथ किससे होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और CO2 जो होता है यहाँ पे डिफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ओके। सिंपल डिफ्यूजन का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्लिश इज करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द मैंगो, मैंगो का कलर आपका बताना है, यानी कि बेसिकली इसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मैंगोज, ठीक है, मैंगो का आपका मैंगोज हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिनोमिनस ऑफ द ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस का सिनोमिनस बताना है। ल्यूमिनस बेसिकली आपका ठीक है चमकदार, जल रहा होता है, उजाला, तो इसका ल्यूमिनस यानी प्राइवेसी आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रेडियंट, ठीक है, रेडियंट बेसिकली आपका सेम होता है एज कम्पेयर टू ल्यूमिनस, ओके। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, रिदम की बतानी है, ठीक है। तो रिदम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो RHY, ठीक है, RHYTHM होता है यहाँ पे रिदम का स्पेलिंग, और इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन राइट होगा आपका डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एब्सर्ड, एब्सर्ड यहाँ पे जो होता है ये, ठीक है, इसका बेस्ट मीनिंग बताना है आपको। फुलिश, सिंपल, कोरेजियस या फिर सिली। तो बेसिकली आपका ये इसका जो करेक्ट होगा, मोर करेक्ट होगा आपका फुलिश, ठीक है, मूर्ख एक तरीके से, ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट इज एंटोमिनस ऑफ द एबल, इसका आपको विलोम बताना है। तो एबल मतलब करने में सक्षम है, अनेबल इसका हो जाएगा उल्टा, ठीक है, जो आपका नहीं कर सकता, ठीक है, अनेबल। नेक्स्ट इज बेस्ट मीनिंग ऑफ फ्रेजेस, इस फ्रेज का बेस्ट मीनिंग बताना है, दैट इज नल एंड वाइड, ठीक है। तो ऑप्शन देखा जाए इसका मतलब होता है ऑप्शन में आपके समथिंग इनवैलिड, समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन बी नलिफाइड, समथिंग इविल। तो मोर करेक्ट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जा रहा है वो दैट इज समथिंग इनवैलिड, ओके। समथिंग इनवैलिड यहाँ पे जो होता है ये मोर करेक्ट होगा, इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मोस्ट करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका। नेक्स्ट इज द सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या रहने वाला आपका, तो बेसिकली यहाँ पे कल्टीवेटेड की बात की गई है। तो कल्टीवेटेड में आपने देखा होगा ये ऑप्शन सी इज द बेस्ट, ठीक है, कल्टीवेटेड, इसकी स्पेलिंग कल्टीवेटेड की। नेक्स्ट इज वन वर्ड ऑफ द फ्रेजेस समथिंग दैट रिलेट्स टू द एवरीवन इन द वर्ल्ड, एक वर्ड ठीक है बताना सेंटेंस क्या होगा कि जो पूरे ठीक है वर्ल्ड में सबके लिए सेम चीज फॉलो होती है, यानी कि तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिकली आपका पूरे वर्ल्ड में जो होता है वो सबके लिए फॉलो होगा, तो आपका यूनिवर्सल होगा। नेक्स्ट इज दैट इज द गर्ल डैश वन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, दैट इज द गर्ल हु वॉन द बेस्ट प्राइज, ठीक है, हु वॉन द बेस्ट प्राइज, ओके। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म तो आपका ग्रामर में आता है, और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सुपरलेटिव बताया गया है, क्विक का आपको सुपरलेटिव बताना है। तो ऑप्शन आपके पास दिस इज द मोस्ट क्विक देन दैट, दिस इज क्विकर देन दैट, दिस इज द मोर क्विकेस्ट देन दैट। तो मोर और क्विकेस्ट तो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, मोर क्विकेस्ट आपका एक साथ नहीं होगा। दिस इज क्विकर देन दैट, तो ये आपका कंपैरेटिव है, ठीक है, सुपरलेटिव नहीं है। इसका जो मोस्ट करेक्ट होगा आपका ए वाला होगा, दिस इज द मोस्ट क्विक देन दैट, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म, थर्ड डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्विक देन दैट, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द कॉमा, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है करेक्ट यूज ऑफ कॉमा के साथ। आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क। तो मोर करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन जो होगा फर्स्ट वाला होगा, ए वाला, ठीक है, आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, ओके। नेक्स्ट इज सी इज अफ्रेड ऑफ,
ठीक है, सी इज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, ठीक है, सी इज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। ओके, नेक्स्ट इज रोहित एंड मोहित आर कजिन्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो एंड होता है ये आपका कंजक्शन में आता है, ठीक है, कंजक्शन, तो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे कंजक्शन होगा, राइट। नेक्स्ट इज पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, जो ठीक है ऐसे पीपल जो सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉम्पैट्रियट्स, ठीक है, कॉम्पैट्रियट्स बोलते हैं, वो आप पीपल्स जो होते हैं आपके सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु फॉन्ड ऑफ बुक, ठीक है, जिसे बुक से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बुक्स पढ़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली उसे हम बोलते हैं बाइब्लियोफाइल, ठीक है, बाइब्लियोफाइल बोलते हैं, जो का आपका पर्सन जो होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा उसे बुक से लगाव होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बाइब्लियोफाइल। नेक्स्ट द पर्सन हु इज अपोज टू वार, एक पर्सन जो था वो अपोज करता है वार को, बेसिकली वो युद्ध के खिलाफ होता है, वायलेंस के खिलाफ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिलिटेंट, पैसिफिस्ट, एग्रेसर, कॉम्बेटेंट। राइट आंसर विल बी, ठीक है, पैसिफिस्ट होता है, ठीक है, पैसिफिस्ट जो पर्सन होते हैं ये आपके अपोज करते हैं वार या फिर किसी तरीके के वायलेंस को। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस बताना, व्हाट इज योर नेम, तो आपको बताओ ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। अगला क्वेश्चन है मदर सेड टू हर, मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू, तो इसे आपको क्या करना है, इसे करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास है मदर टोल्ड टू हर पेंट द रिवर ब्लू, मदर आस्क हर पेंट द रिवर ब्लू, मदर सेड हर टू पेंट द रिवर, या फिर मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू। इसका जो बेस्ट करेक्ट आंसर ज़्यादा है डी होगा, ठीक है, मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोमिनस ऑफ द ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट के यहाँ पे एंटोमिनस पूछा गया है, तो ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्ट आशावादी होते हैं, ठीक है, बेसिकली वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं किसी चीज़ में, कहीं भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आशावादी होते हैं। और इसका आपका विलोम बताना है, तो इसका विलोम आपके पास क्या होगा, ऑप्शन आपके पास एथिस्ट है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, सोशलिस्ट है, पैसिमिस्ट है। राइट आंसर विल डी, ठीक है, पैसिमिस्ट जो हर चीज़ में, ठीक है, नेगेटिविटी देखता है, हर हर काम में जो था वो नकारात्मकता ही देखता रहता है, वो आपका पैसिफिस्ट होता है, ठीक है, तो राइट आंसर विल डी। नेक्स्ट इज लूजिंग द फर्स्ट मैच, हमने फर्स्ट मैच को लूज कर दिया, डैश आवर टीम हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप, इसके बावजूद हमारी टीम, ठीक है, वर्ल्ड कप जीत गई, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ, डिस्पाइट, तो मोर करेक्ट आपका यहाँ पे डिस्पाइट होगा, ठीक है, लूजिंग द फर्स्ट मैच डिस्पाइट आवर टीम हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप, ठीक है, हमने फर्स्ट मैच, ठीक है, हार गए, ठीक है, इसके बावजूद हम जो है यहाँ पे वर्ल्ड कप जीत गए। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम, ठीक है, एस्टरडे, तो वो क्या थी, डैश था, वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम एस्टरडे, ऑप्शन आपके पास वॉज वॉकिंग, वॉक्स, हैज वॉक्ड, या फिर हैज बीन वॉकिंग। मोर करेक्ट यानी कि राइट आंसर इसका जो होगा आपका वॉज वॉकिंग, ठीक है, ही वॉज वॉकिंग वेरी क्विकली व्हेन आई हिम, ठीक है, व्हेन आई मेट हिम एस्टरडे, ठीक है, बीत चुका है, कल का बात हो रही है, तो यानी कि वॉज लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिंस टू डैश, ठीक है, ऑप्शन आपके पास फ्लोरिश, राइज, लिफ्ट, रिवाइव। यहाँ पे मोर करेक्ट आपका जाएगा राइज, ठीक है, राइज बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल टर्म ज़्यादा सुटेबल हो रहा है। गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिंस टू राइज, ठीक है, फ्लोरिश मीन्स काफ़ी तेजी से कोई चीज़ बढ़ रही होगी, बेसिकली वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे। लिफ्ट कोई चीज़ उठ रही होती है, या फिर रिवाइव किसी चीज़ को एक तरीके से, ठीक है, उठाना या जीना होता है, तो यहाँ पे जो मोर करेक्ट होगा आपका राइज होगा, द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिंस टू राइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिसमैन आस्क्स मी, ठीक है, वेयर, तो पुलिसमैन ने हमसे पूछा कि द पुलिसमैन आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग, यहाँ पे मोस्ट करेक्ट इसका होगा, ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ करेक्टली गिवन, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सेंटेंस जो था आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन आपके पास आइदर ही और हिज ब्रदर आर गिल्टी, आइदर ही नॉर हिज ब्रदर आर गिल्टी, आइदर ही और हिज ब्रदर इज गिल्टी, आइदर ही और एंड हिज ब्रदर इज गिल्टी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, ठीक है, मोर करेक्ट होगा, आइदर ही और हिज ब्रदर इज गिल्टी, ठीक है, इस लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द आइटम टू कीप एन आई ऑन, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है, तो ऑप्शन आपके पास क्लोज वंस आई, टू वॉच, मॉनिटर क्लोजली, ठीक है, इसका बेस्ट होगा क्या, टू वॉच, मॉनिटर क्लोजली, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये थे 120 क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपके जो होते हैं टेस्ट खत्म होते हैं,
और अपना कमेंट स्कोर में बताना, ठीक है। टेस्ट 05 के क्वेश्चंस यहाँ पे थे और ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से, ठीक है, एक तरीके से मॉडरेट या फिर काफ़ी इजी पेपर था। और इस बार पेपर थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा अच्छा बन सकता है, बट पेपर मॉडरेट लेवल का ही बनता है। इसी तरीके का जो नर्सिंग का पेपर आता है आपका, इसी तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस टेस्ट के जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस उनके जो आंसर थे गलत हो गए थे, तो थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है आपके किस तरीके से फॉर्म होता है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। तो इसका जो बेस्ट करेक्ट आंसर जाना चाहिए आपका डी वाला होना चाहिए, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो आपका प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है, दोनों से मिलकर बनता है। और वो आपका नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस में बेसिकली आपके प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों आते हैं, ठीक है। वो लेकिन आपका न्यूक्लियोटाइड बनते समय एक ही रहेगा, चाहे वो प्यूरिन रहेगा या फिर पायरिमिडीन होगा, ठीक है। तो प्यूरिन, पायरिमिडीन, शुगर, फॉस्फेट, ठीक है, ये आप किसी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन रहेगा 3 कंपोनेंट, ठीक है। इसका बेस्ट जो आंसर होगा आपका यहाँ पे मोर करेक्ट एक तरीके से डी वाला रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर द, ठीक है, गिवन कंपाउंड आपका दिया गया था और इसका आईयूपीएसी नेम करेक्ट बताना है आपको क्या था। तो बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसमें क्या होगा आपका Br से स्टार्ट होगा यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। और यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे आपका इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे आपका होगा -3, ठीक है, -3 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे आप रखोगे x, ये +3 हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 0, और x इक्वल टू ये आपको हो जाएगा -3, ठीक है, -3 इज द राइट आंसर ऑफ दी। नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। यहाँ पे आप देखना कि ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है फ्लूइड पार्टिकल से हो रहा है, ठीक है। अगर फ्लूइड पार्टिकल से हो रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा कन्वेक्शन होगा, ओके, कन्वेक्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट है वो खत्म होता है और अपना कमेंट इसको में बताना। अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप यूपीएससी नेट 2025 के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थ्योरी के साथ इंपॉर्टेंट होता है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपके टेस्ट में नंबर इंप्रूव होते हैं, इसके साथ आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बूस्ट होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और मॉक टेस्ट देने के लिए आप प्रेफर कर सकते हो मिशन यूपीएससी नेट की ये बुक। इस बुक में आपको देखने को मिल जाता है 21 से लेकर के 24 तक के पीवाईक्यू, साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू और मॉडल पेपर है। और ये बेसिकली जो लेटेस्ट पैटर्न आपका है 120 क्वेश्चंस का उस पर बेस्ड है। और ये बुक बायलिंगुअल आती है, तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसे में आप इस बुक को लेकर के अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। इस बुक का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप जाकर के इसे चेक कर सकते हो।